केबीसी की खास पेशकश नेता मांगे वोट। नमस्कार, केबीसी लाइव में नेता मांगे वोट को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। दर्शकों, सबसे पहले आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे कि चुनाव का मौसम है और नेता आप सबके घर वोट मांगने आ रहे हैं और हम सबको वोट देना भी है, लेकिन वोट किसे देना है, यह एक अहम सवाल है। इस सवाल के समाधान में हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। आप उनके सामने सीधा अपना सवाल रखेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे और नेता जवाब भी देंगे। आपकी ओर से हम भी इन नेताओं से सवाल पूछेंगे, आप इन सवाल के जवाब सुनिएगा, फिर उनमें से जवाब सुनने के बाद ही यह निर्णय कीजिएगा कि वोट किसे देना है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एनसीपी से फैज आलम मुन्ना जी हैं और जदयू से सीमा पूर्वे जी हैं। सबसे पहले आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम नेता मांगे वोट से। सबसे पहले आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्यों दें आपको वोट? विकास पे हमने काम करके दिखाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की जो रेखा खींची है बिहार में, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पूरा देश आज बिहार की ओर देख रहा है और हम अपने काम के आधार पर मजदूरी के तौर पर आपसे वोट मांगने आए हैं। फिर मुन्ना जी आप बताइए, क्यों दें वोट आपको? एनसीपी के प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रकाश महतो जितने प्रत्याशी हैं सबसे अच्छे, अनुभवी, शिक्षित हैं और कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है उससे बहुत अवगत हैं। बाकी लोग को कटिहार विधानसभा क्षेत्र की चौहद्दी इतिहास भूगोल मालूम नहीं है, लेकिन राम प्रकाश महतो कटिहार विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है, यहाँ की जनता की सेवा की है और वो जनता के उम्मीदवार हैं। इसलिए हमारा हक बनता है कि हमको जनता वोट दे। आपको यहाँ भी यह बता दें, आप इस कार्यक्रम में सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 242601 और 248601। चलिए आपसे मेरा ये पहला सवाल है कि वोट, जहाँ तक आप ये सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं कि जहाँ कल कारखाने लगने थे वहाँ शराब की दुकानें लग गई। ऐसी बातें नहीं है, ये एक इशू बनाया जा रहा है शराब की दुकानें को लेके। बिहार में जो भी विकास हुआ है वो तो किसी से छिपी हुई नहीं है, आए दिन लोग पेपर में पढ़ते हैं। अब जैसे साइकिल योजना है, साइकिल योजना के पहले बच्चों की जो उपस्थिति थी स्कूल में वो लगभग मेरे ख्याल से 1 लाख कुछ समथिंग थे, और अभी जब से साइकिल योजना आया उसके बाद उसकी स्थिति 8 लाख से भी ज्यादा है। ये तो विकास है ना? इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राकेश जी इमरजेंसी कॉलोनी से हैं। राकेश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमें सीमा पूर्वे से जदयू से हमें उन कैंडिडेट से उनके प्रतिनिधि से हमसे बात करना है। जी जी बिल्कुल, सुन रही है आपकी आवाज। हाँ, सवाल मेरा ये है कि तो नीतीश कुमार जो बोलते हैं कि हम विकास कर देंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, तो ये लालू यादव के अगेंस्ट में जो 10 साल या भाजपा के साथ चुनाव जीते, बिहार में राज किए, सत्ता किए, और फिर उन्हें ये फंडा समझ में नहीं आया। इसके बारे में उनके प्रतिनिधि से हमें जानना है। आखिर लालू यादव के अगेंस्ट में ये जो एक टर्म जीते उनके विरोध में और फिर उन्हीं के साथ मिल गए, आखिर ऐसे क्यों? उनका सवाल ये है कि आप जिनसे लड़े और उन्हीं के विरोध में खड़े हुए थे और आज उनके साथ हैं आप, ये सवाल है। देखिए, राजनीति में कोई किसी का विरोधी नहीं होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। समय के अनुसार सब एक दूसरे से ढलते हैं। आज यही बैठे हुए हैं एनसीपी के प्रतिनिधित्व, कुछ समय पहले ही प्रोफेसर राम प्रकाश महतो हमारे दल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आज के डेट में वो एनसीपी में चले गए। तो समय के हिसाब से ये बदलता रहता है, कब कौन किसका दोस्त हो जाएगा, कब कौन किसका दुश्मन हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। अभी आप देख रहे हैं रामविलास पासवान जी को, कुछ समय पहले गोधरा कांड में उन्होंने जितने जोर शोर से उनका विरोध किया, दल से इस्तीफा दे दिया, और अभी देख लीजिए भाई भाई बने हुए हैं। अभी लालू जी को गाली दे रहे हैं, नीतीश जी को गाली दे रहे हैं। तो ये राजनीति है, ये सवाल उनका बिल्कुल गलत है। राजनीति में कभी भी कोई भी कुछ भी, अभी जीतन मान जी देख लीजिए, हमारे दल छोड़ के उसमें चले गए। अच्छा, एक सवाल को और हम इस पे जोड़ते हैं। बोलिए। कि नीतीश कुमार जी ही द्वारा यह जंगल राज शब्द जो है उन्होंने ही दिए थे, आज उन्हीं के साथ है, इस पर भी सवाल हम लोग खड़े करते हैं।
देखिए, समय की मांग है ये समय की मांग है। कुछ समय परिस्थिति ऐसी बन गई कि हमें उनके साथ मिलना पड़ा, क्योंकि हमें जिनके साथ हमारी मुकाबला है उनसे मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और उनसे मुकाबला करने के लिए बिहार में हम एकजुट हुए हैं, और जिसके लिए कि उनके पेट में ऐसी दर्द मची हुई है कि केंद्र के सारे नेता बिहार में जमे हुए हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, न्यू मार्केट से हैं संजय जी। संजय जी, अपना सवाल कीजिए आप। मेरा सवाल सीमा पूर्वी जी से है। आपका कैंडिडेट जो है नया है, इसको किस आधार पर वोट दिया जाए? ना इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसको किस आधार पर वोट दिया जाए? और एनसीपी से भी मेरा सवाल है कि आपके नेता बार बार पार्टी बदल के ज्वाइन करते हैं, इसको कैसे समझेंगे कि किसी पार्टी में रहेंगे, किसी पार्टी बदलेंगे? जी जी जी, पहले इनसे मुन्ना जी से ले लेते हैं। आप पे दर्शक आरोप लगा दिए कि आप बार बार पार्टी बदल लेते हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं। ऐसा है कि राम प्रकाश जी पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में आए और जनता दल यूनाइटेड में थे, लेकिन कटिहार विधानसभा का सीट जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से इस व्यक्ति को दे दिया, तो राम प्रकाश महतो ही नहीं, कटिहार की जनता उनके दरवाजे पर गई और सब लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम जनता के दबाव पर, जनता की मांग पर हम एनसीपी ज्वाइन किए, और हम एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी है, हम राष्ट्रीय पार्टी में गए हैं और हम उससे कैंडिडेट बने हैं। राम प्रकाश महतो दल बदलता है, ये बात ठीक है, लेकिन जो लोग और जो पार्टियां हैं उसकी हालत देख लीजिए। राम प्रकाश महतो कटिहार की जनता के दबाव पर चुनाव लड़ने के लिए दल बदला, क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उससे जनता उब चुकी है। 4 साल से जदयू के जो प्रत्याशी हैं जिनको सन ऑफ मल्लाह ने टिकट दे दिया, कटिहार की जनता चाहती थी कि राम प्रकाश महतो लड़े, लेकिन वहाँ सन ऑफ मल्लाह ने किस ट्रिक से, किस चतुराई से टिकट ले लिया। आज वो सन ऑफ मल्लाह आज प्रधानमंत्री जी के साथ आकर के नीतीश जी और लालू जी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो जनता को लगा कि अब एक अच्छे आदमी को चुनना चाहिए, इसलिए डॉक्टर राम प्रकाश महतो में एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, कटिहार विधानसभा क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखते हैं, समस्याओं से अवगत है और हर समस्या जनता से जुड़े रहते हैं, इसलिए जनता के मांग पर हमको चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सहयोग से, जनता के समर्थन से। आप भी दो लाइनों से जवाब दे दीजिए। जी, क्या सवाल क्या है? सवाल क्यों दे आपको वोट? जैसे मैंने पहले नहीं, वो नहीं, ये कुछ और सवाल था। हाँ। कि नए प्रतिनिधित्व को शायद कुछ सवाल था, विजय सिंह को कोई अनुभव नहीं। हाँ, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि तो उनकी है ही, उनके परिवार में से भी पहले वार्ड पार्षद रह चुके हैं और वो खुद भी वार्ड पार्षद थे, उनके बाद वो मेयर तक की लड़ाई लड़े और अब उन्हें सन ऑफ मल्लाह के ही तरफ से सही टिकट मिला है। तो देखिए, युवाओं को तो चांस मिलना ही। कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, सिन्वेश्वर प्रसाद गुप्ता जी। हेलो जी, सिन्वेश्वर जी कहिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक है। सवाल हमारा जदयू के जो भी बैठी हुए उनसे है जी कि बिहार में जो नीतीश कुमार जो भी किए, लेकिन कटिहार के जो भी कार्यकर्ता है, छोटा या बड़ा, उनके गाल पर तमाचा है या नहीं? बस मेरा यही सवाल है कि यहाँ के जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उनके गाल पर जोरदार तमाचा नीतीश कुमार मारे हैं या नहीं? चलिए, सीधा सवाल आपसे ये कर दिए कि जदयू के जो प्रत्याशी हैं वो जदयू के कार्यकर्ता नहीं होने के बावजूद जो है उनको प्रत्याशी घोषित किया गया। देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि उन्हें मुकेश साहनी के कोटे से टिकट मिला है, ये तो जग जाहिर है, आए दिन आप देख रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी का भी बहुत इज्जत करती हूँ, तारकिशोर भगत का भी बहुत इज्जत करती हूँ, उनके खिलाफ मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है मत में भेद होना चाहिए, व्यक्ति से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए। ये नीतीश कुमार जी की अपनी विचार है कि वो किसे टिकट देंगे और किसे नहीं देंगे। तो उन्हें मुकेश साहनी के कोटे से टिकट, ये अलग बात है कि बाद में मुकेश साहनी जी हट गए, लेकिन बहुत ऐसे
बहुत ऐसे निषाद भाई हैं जो अब भी हमारे दल में हैं, और मुझे लगता है कि युवाओं को तो चांस मिलना चाहिए। तो कटिहार में युवा बोल के उनको टिकट मिला है, मेयर के रूप में भी उनकी छवि अच्छी है, तो उसे टिकट मिला है। चलिए, एक सवाल मेरा भी है आपसे सर, कि कटिहार की जो पहचान थी, यहाँ से रेल ट्रेनें निकलती थी, वो ट्रेनें अब यहाँ नहीं रही। इससे पहले, इस जवाब से पहले हमारे दर्शक कॉलर जुड़ गए हैं। शरीफगंज से भोला जी हैं। जी भोला जी, अपना सवाल कहिए, सवाल कीजिए आप अपना। हेलो, हाँ हेलो, सबसे पहले हम कर्ण जी आपके और आपके केबीसी टीम को पूरा पहले बधाई देते हैं कि आपने जो चैनल चलाया है ये बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। आपको मैं दे दूं, आपके पूरा टीम ललित, खासकर ललित जी को मैं बधाई देता हूं। और खासकर मेरा सीमा मैडम से मेरा सवाल है। जी जी कहिए। सवाल इसका, मैं इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मेरा यह कहना है कि सीमा मैडम, आपने 17 साल जब बीजेपी के साथ में अलायंस में रहा, ये बात बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ? जी जी। और जब 17 साल आपने रहा, अटल जी ने आपको विश्वास कर करके आपको कई मंत्रालय दिया, फिर आपको फिर बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। आपने 8 साल तो बीजेपी के अलायंस में सरकार आपने चलाई। आप जब अलायंस प्राइम मिनिस्टर के बाद डिमांड आया तो आपने मोदी जी का विरोध करके उस अलायंस आपने तोड़ा। आप बहुत विकास के नाम पर 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट मांगे। नीतीश आपके मुंह से निकल रहा था, मैंने सुन रहा था कि नीतीश जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो 2014 में क्या विकास नीतीश जी नहीं किए थे क्या? 1 साल में विकास जी किया। तो 2014 में अगर विकास इससे पहले किए थे 8 साल में, तो 2 सीट पर क्यों सिमट गए थे? अभी कौन सा परिस्थिति है लोकसभा चुनाव में हारने के बाद में हताशा का पर्चा दे रहा है? आपका लालू जी जिसके आपने गाली दिया उसके साथ तो समझौता भी कर रहे हैं। बीजेपी तो लालू जी को पहले गाली नहीं दिया था, गाली तो आपके तरफ से मिला था। चलिए, इनका सवाल पूरा हो गया सर। अब सबका सवाल मेरे से है। जी जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। चलिए, आपने सवाल किया हमसे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाना पड़ता है। तो मेरा मानना है, जहाँ ये तक ये बोल रहे हैं कि जंगल राज, नीतीश कुमार जी ने लालू को गाली दिया या तो मैंने कहा ना कि परिस्थितियाँ ऐसी होती है। तो उसके जवाब में मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी से वरिष्ठ नेता सब बहुत मौजूद थे बीजेपी में। लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। क्या स्थिति है उनकी? अभी एक कोने में पड़े रो रहे हैं। क्या स्थिति है उनकी? तो आप नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनने की लालच आ गई या जो भी, या लालू जी को गाली दे रहे हैं। तो आपने जब जीतन मान जी को खराब कहा, आपने जब भीम सिंह को खराब कहा, आपने जब रामविलास पासवान को खराब कहा, तो आप उन्हें जब गले लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये तो वही बात हो गई सूप दूसरे चलनी को। ये तो वही बात हो गई ना। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए। शरीफगंज से मोहन जी हैं। जी मोहन जी, पहले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहीं पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि विगत 3 वर्षों से डॉक्टर राम प्रकाश महतो जदयू के साथ जुड़े हुए थे जी। तो माननीय मुख्यमंत्री को विजय सिंह में ऐसा क्या दिखा जो उन्होंने राम प्रकाश महतो का टिकट विजय सिंह को दे दिया, जबकि उनका विधानसभा क्षेत्र में कोई इतिहास नहीं है राजनीतिक? जवाब दें? नहीं, ठीक है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। क्या उनका इतिहास था कि इसके पहले कोई मंत्री बने थे? सीधा सफर उन्होंने प्रधानमंत्री का किया। मुख्यमंत्री थे ना, कैबिनेट मंत्री तो कहीं से वो नहीं रहे। उन्हें भी प्रधानमंत्री परिषद का कहीं कोई ज्ञान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सीधा वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे पहुंच गए। ठीक है, राम प्रकाश महतो जी व्यक्तित्व में बहुत अच्छे हैं, मैं सब कुछ मानती हूँ, सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उन्हें पिछले बार में भी लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका मिला था, इस वजह से कि दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। और यहाँ मैंने पहले भी कहा कि उन्हें निषाद समाज बोल के मुकेश सहनी के कोटे से उन्हें टिकट दिया गया था, न कि संगठन बोल के या और कुछ। इस पर आपका क्या कहना है सर, आप कह दीजिए। नहीं, ये तो हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, इससे पता चलता है कि उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। उनको देखना चाहिए था कि कटिहार की जनता का डिमांड क्या है, कटिहार की जनता क्या चाहती है। और राम प्रकाश महतो ने कटिहार में जदयू की पहचान बनाई। अब नीतीश जी को कैसे मुकेश सहनी ने प्रभावित कर लिया? जदयू की अपनी पहले से ही पहचान है,
ये गलत बात है कि राम किसी ने प्रकाश जदयू महतो की जब पहचान जदयू में बनाई। थे, जदयू तो की अपनी तब एक का पहचान जदयू है। अब कब जदयू? जी नहीं, जदयू की राम अपनी एक प्रकाश पहचान महतो है। से पहले भी जदयू था और अब भी जदयू है। राम प्रकाश महतो जब जदयू में थे, जी। कटिहार में एक लगता था कि संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं तो जदयू की हालत मैंने देखी है। 15 से 20 लोग थे। ये एक दूसरे के दल के बारे में सब ऐसे ही बोलते हैं। देखिए, दल के बारे में मत बोलिए, व्यक्ति विशेष पर जो बोलना है बोलिए। तो अब उनको नीतीश जी को कैसे अच्छे लगे विजय जी, क्या खूबी देखे, ये तो नीतीश जी जाने। और कला रहे हैं कटिहार की जनता को, उनसे सवाल करना चाहिए। आपसे भी एक मेरा सवाल हम कर देते हैं। पूछिए। एक कॉलर और जुड़ गया, आफ्ताब जी। आफ्ताब जी, सबसे पहले आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है सर कि कटिहार में जो बंद पड़ी जूट मिले हैं जी, उनके बारे में क्या विचार है? चलिए, दोनों के लिए सवाल है, आप दोनों ये जवाब दे दीजिए। जूट मिल की स्थिति खस्ता है। जूट मिल, नया जूट मिल और पुराना जूट मिल, जब जब भी जूट मिल की समस्या आई है, जूट मिल के मजदूरों के लिए राम प्रकाश महतो ने सीमा से बाहर जाके काम किया है। आफ्ताब भाई को हम बताना चाहते हैं कि जब पुराना जूट मिल का 1 करोड़ का वेतन आया हुआ था, लक्ष्मीकांत जी यहाँ के डीएम थे, राम प्रकाश महतो जी ने जबरदस्ती गोविंद शारदा को कह करके उनको पूरा प्रेशर दे करके मजदूरों का वेतन का बंटवाया था। वही जूट मिल है जिसके चलते 1992 में राम प्रकाश महतो जी मुख्य सचेतक होते हुए शहीद चौक पर धरना दिया और पूरे रेल के चक्के को हम लोगों ने जाम किया, हम लोग जेल जाने का काम किया। उसी जूट मिल के चलते राम प्रकाश महतो को लालू जी जब मुख्यमंत्री थे कहते थे कि आपको जूट मिल के सिवा कुछ नहीं सूझता है। राम प्रकाश महतो जूट मिल के लिए लगातार संघर्ष किया है। बाकी नेता जूट मिल पर अपनी राजनीतिक चमकाई है। राम प्रकाश महतो ने मजदूर के हित की बात की है। राम प्रकाश महतो को कोई नहीं कर सकता ये बात। अभी हालत सर खस्ता ही है। हालत ये सस्ता है, ये खस्ता इसलिए है कि जो यहाँ लोकल प्रतिनिधित्व जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनके तरफ से लापरवाही बरती जो गई। जनप्रतिनिधि जो यहाँ के 10 नहीं साल किया। से जो यहाँ राज कर रहे हैं एमएलए के तौर पे, उन्होंने कभी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, वरना ये स्थिति नहीं होती। आपके पार्टी के तो सांसद भी हैं। नहीं, अभी तो तारिक अनवर साहब कटिहार से सांसद हैं, मैं मानता हूँ। 18 महीना हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अच्छे दिनों की सरकार है, तो क्या ये मजदूर के लिए अच्छा दिन नहीं आना चाहिए? क्या अभी तो आज प्रधानमंत्री जी हैं। कटिहार की पहचान है जूट मिल, कटिहार का पहचान है डीआरएम बिल्डिंग डिवीजन, कटिहार की पहचान है कि 5 लाइन का जंक्शन है, कटिहार की पहचान है कि ये सीमा पर है, कटिहार की पहचान है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात नहीं कहा कटिहार के लिए। और मैं बताना चाहता हूं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो 200 गरीबों का घर उजड़वा करके अपना हेलीपैड बनवाए थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश जी हैं संतोषी चौक से। जी मुकेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, पूछना चाह रहे थे सीमा जी से जी। ये डॉक्टर राम प्रकाश महतो जो है कटिहार का इतना अच्छा छवि बना के रखे थे, लेकिन उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये मैंने उनकी टिकट नहीं काटी है भैया, मैंने उनकी टिकट नहीं काटी है। ये ऊपर से ये मेरा काम नहीं है कि टिकट किनको दिया जाए। मेरा काम है जिनको भी टिकट मिलता है उन्हें मैं अपनी पुरजोर ताकत लगा के जिताने की कोशिश करूं, अगर मैं दल के प्रति समर्पित हूं तो। इसी पे आप जवाब दे दीजिए। दल में बहुत लोग थे, विजय जी कहीं दल में नहीं थे, दल में अदना सा कार्यकर्ता भी था, बहुत लोग थे। हमने कहा था कि हम लोग भी दल में थे। नीतीश जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और मैं उनके साथ कई बार शेयर किया है, मंच साझा किया है। हमने कहा था कि आप टिकट ही दे रहे हैं तो कोई वर्कर को, कार्यकर्ता को दीजिए दल के ही, हम लोग भी तन मन धन से उसको मदद करेंगे। लेकिन नीतीश जी कैसे प्रभावित हो गए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला कैसे इनको प्रभावित कर लिया, ये तो वही जानेंगे। ऐसे आदमी को टिकट दिया जो कटिहार की जनता सवाल नीतीश जी से कल करना चाहिए। कल नीतीश जी कटिहार आ रहे हैं, कटिहार की जनता को जुट करके सवाल करना चाहिए। यही मौका है जनप्रतिनिधि से सवाल करने का। जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि कितना बदला है कटिहार या अभी बदलना है?
कटिहार को जितना बदलना चाहिए, मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब मैं कटिहार नगर पालिका में वाइस चेयरमैन था और महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, पूर्णिया में मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने भी एक खाका तैयार करके दिया था कि कटिहार की जो भौगोलिक स्थिति है तावानुमा है, कटिहार में जो ड्रेन की समस्या है, पेयजल की समस्या है, कटिहार में भूगर्भ नाला नहीं बनेगा तब तक कटिहार शहर का पानी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो इसमें से सर कुछ दूर हुआ नहीं, कोई अभी नहीं, जो समस्या है जस की तस है, जो पहले कटिहार था हाँ, नहीं, वही। काम आज हुआ वही है। है। देखिए नहीं काम हुआ है, मैं भी पार्षद रह चुकी हूँ, जी। इसके पहले मैं नगर निगम में कुछ वोट से ही हारी हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ और पार्षद रहते हुए मैंने ये सवाल पे विशेष ध्यान दिया था कि कटिहार की जो पानी निकासी की जो समस्या है और जाम की, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उस दिशा में नगर विकास मंत्री ने काम भी किए हैं और बहुत हद तक अब वो स्थिति नहीं है कटिहार की। पहले जैसे चूड़ी पट्टी इतना पानी लगा करती थी, अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा और सुधार होना बाकी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कटिहार का वो और कटिहार मार्केटिंग लेवल पे कटिहार वैसी कृषि योग भूमि को नगर निगम के क्षेत्र में लेकर के टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि गरीब परेशान है और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी और विजय सिंह जो दोनों मिल करके ये साजिश करके इतना लोगों पर टैक्स डाल दिया जो कृषि योग्य भूमि है, जिस पर कोई मकान नहीं है, खाली जमीन पर टैक्स लिया जा रहा है, कटिहार की जनता का शोषण और दोहन किया जा रहा है। हम इसका विरोध करेंगे। देखिए उस समय जब अश्वनी चौबे जी थे मंत्री पद पे और यहाँ से प्रतिनिधि थे तारकिशोर भगत, इन दोनों ने अपनी पुरजोर कोशिश से कटिहार को निगम बनाया, वरना सही बात है कि कटिहार अभी निगम बनने के लायक नहीं थी, लेकिन इन दोनों की कोशिशों से कटिहार निगम बना। और जहाँ तक बात है मेयर का, तो वो अपने तरफ से जितना हो सक रहा है वो कर रहे हैं और मैंने पहले भी कहा कि अब उतनी बदतर स्थिति कटिहार की नहीं है, बहुत जगह पानी की समस्या का समाधान हो गया, रोड बन गए, नाला बन गया, अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन देखिए एमजी रोड का जहाँ तक समस्या है कि वहाँ लोगों का वाहन नहीं, देखिए एमजी रोड सिर्फ पानी के लिए नहीं, एमजी रोड में लोग पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ा वहाँ का स्थिति चरमराता है, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है इन सब इलाकों में बदलाव आया है, आपको लगता है? बिल्कुल बदलाव आया है, बिल्कुल आया है, सबको दिखता है। कटिहार की सड़कें ऐसे नहीं थी, पर ऐसा है कि हमारे जो वर्तमान मेयर है इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है, ये सिर्फ नगर निगम को अपना आर्थिक लाभ लेने के लिए देखिए यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी कि मेयर विजय सिंह को मेयर बनाने में रामप्रकाश महतो जी का बहुत बड़ा हाथ है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है। मैंने पहले नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में कब कौन किसकी दुश्मन, कब कौन किसका दोस्त हो जाता है, ये कहा नहीं जा सकता। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, सोनू जी हैं। जी सोनू जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सोनू जी। हाँ जी, मेरा ये कहना है सीमा जी से, जी क्या आपको लगता है क्या जिसने जंगल राज किया था बिहार में और जिसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हिंदुओं को और मुसलमानों को जातियों के नाम पे बांटते हैं, कभी बोलते हैं ये गौमांस खाते हैं, कभी वो करवाते हैं, क्या आपको लगता है कि आप एक कांग्रेस और राजद के नेतृत्व में एक अच्छा बिहार बना पाइएगा? चलिए देखिए, धर्म के नाम पर बांटने का काम लालू जी ने कभी नहीं किया, ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इनका शुरू से ये इतिहास रहा है कि धर्म के नाम पर जी नहीं, उनका बयान को बेवजह तुल दिया गया। वो कॉमेडियन अंदाज में बोलते हैं ये अलग बात है, लेकिन उनके बयान को और एक बात बिहार की जनता से मैं कहना चाहूंगी कि ये बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार का जितने भी गरीब गुरबा जनता है उनके मुंह में अगर बोली किसी ने दिया तो वो लालू जी हैं। जितने दलित महादलित हैं उनके मुंह में अगर आज बोली आया है तो वो देन लालू जी की है और कलम पकड़ाए हैं नीतीश जी ने। तो आज भी दलित ही रह गए पीछे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दलित महादलित के लिए लाखों योजनाएं चल रही, नीतीश जी ने उन्हें लाने के लिए कितनी सारी योजनाएं दी हुई है। आप इसको कितना मानते हैं सही? नहीं, ये तो नीतीश जी की सोच है। लोकसभा चुनाव में नीतीश जी कमजोर हो गए और भारतीय जनता पार्टी से इनका मतांतर हो गया
अपना हट गए। 17 साल तक तो बहुत अच्छा से निभाए दोनों, अब हट गए तो इनको जो अच्छा लगा उनके साथ किए। लेकिन बिहार की जनता सबको देख रही है और कटिहार की जनता सबको देख रही है। कटिहार की जनता, बिहार की जनता चुनाव में जवाब दे कहीं तो दे दिया गया है और बाकी 5 नवंबर को दे देगी। चलिए एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ कि चलिए कॉलर और जुड़ गए। सबसे पहले प्रकाश जी हैं। प्रकाश जी, हेलो जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछ लीजिए। किनसे पूछना चाहेंगे आप? हाँ करण जी, मेरा सवाल है एनसीपी से जी, कि अभी तक जो ओवर ब्रिज में जो लाइट लगा हुआ है वो पूरा क्यों नहीं हुआ है, और पूरे जो एमजी रोड में पानी जो जम रहे हैं वो क्यों। और तारिक साहब तो बोले थे क्या कि ना हमें इस बार वोट दीजिए और हम इस बार कटिहार का विकास करेंगे। 1.5 साल में तो हमें कोई विकास तारिक अनवर साहब की इधर से कोई नजर नहीं आ रही है। चलिए आप बता दीजिए विकास के बारे में। ऐसा है कि तारिक अनवर को जीते 1.5 साल हुआ जी। और 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र है और हमारी केंद्र में सरकार नहीं है। राज्य सरकार कैसी है यह जनता फैसला करेगी। लेकिन तारिक अनवर को सब मौका है अभी और हम लोग करेंगे, हम ही लोग करेंगे कटिहार का विकास, हम ही लोग करेंगे कटिहार का विकास। हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राम प्रकाश महतो, आप देखेंगे कि पहले भी इन्होंने विकास किया है हर क्षेत्र में और फिर आने वाले दिनों में विकास करेंगे। इनको पूछना चाहिए जो वर्तमान अभी कटिहार के विधायक हैं, उनसे पूछना चाहिए ये बात कि ओवरब्रिज पर लाइट क्यों नहीं लगी। जो वर्तमान अभी जदयू के प्रत्याशी हैं विजय जी, उनसे पूछना चाहिए कि सही ओवरब्रिज पर लाइट क्यों नहीं लगी। तारकिशोर जी से पूछना चाहिए था कि एमजी रोड का पानी क्यों नहीं निकला। 10 साल से क्या कर रहे हैं? जी जी, 10 साल से क्या कर रहे हैं? लाइट का सवाल उठ गया था। देखिए तो आधा यहाँ डूब गया। विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी हैं एनसीपी के, जी। और सांसद जो इस बार जीते हैं वो क्यों जीते हैं ये कटिहार का बच्चा बच्चा जानता है। वो अपने काम के आधार पर नहीं जीते हैं, चूँकि कैंडिडेट ही ऐसा उठ गया था। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि तारिक अनवर जीत पाते। वो वोट कन्वर्ट होने के कारण वो निकल गए। और कहाँ तक सच है मुन्ना जी? नहीं, कटिहार के मतदाताओं ने तारिक अनवर को पूरी प्रेम से मोहब्बत से 1,16,000 वोट से जीते हैं। ये जनता का ही आशीर्वाद है। और भारतीय जनता पार्टी का जब मोदी का लहर चल रहा था उसमें भी कटिहार की जनता ने भाईचारा, प्रेम, शांति का पैगाम दिया। और देखिए उस समय जदयू के कैंडिडेट थे राम प्रकाश महतो जी, जदयू के कैंडिडेट थे राम प्रकाश महतो जी, और उन्हें हिंदू वोट कुछ इस तरह से मिली कि हार निखिल चौधरी जी को देखना पड़ गया, वरना कोई ताकत नहीं थी कि तारिक अनवर जीत पाते। ये तो सभी जानते हैं, इसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, धनंजय जी। धनंजय जी, जी धनंजय जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री थे तभी बहुत अच्छा विकास हो रहा था, बहुत अच्छे काम हो रहे थे। लेकिन आज जो एक लालू जी के साथ जो हाथ मिलाए हुए हैं, ये तो लालू जी 15 साल ऐसे रोड और विकास के नाम पे लूट खसोट हुआ, इनके साथ हाथ मिलाना बिहार के लिए तो सबसे बड़ी धोखे की बात हुई। चलिए नीतीश कुमार स्वयं लड़ते, हम लोग उसके साथ थे। आज विकास के नाम पे नीतीश कुमार के नाम था, लालू के नाम तो कुछ नहीं थे। आप हमेशा विरोध किए हैं उसका, और उसके साथ आज हाथ मिला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी, आज मेरे जनता के साथ में तो धोखागिरी हुई। चलिए चलिए समाजी जवाब दीजिए। देखिए हमने बार बार ये बात कहा है कि परिस्थितियां इंसान से सब कुछ करवाती है। और मेरा मानना है कि ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। पहले भी घोषणा हो चुकी है कि चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी का राज है, और नीतीश जी ने ऐसा कानून राज स्थापित किया है कि उन पे भरोसा किया जा सके। जब आप रामविलास पासवान जैसे आदमी बीजेपी में जाते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी पारस हैं? पारस का पत्थर है कि उसे कोई छू लेता है तो वो बिल्कुल सही हो गया। जीतन मांझी चले गए, वो वहां जाके सही हो गए। रामकृपाल यादव जी चले गए, जो जंगल राज के लालू यादव के साथी रहे हैं, वो वहां जाके सही हो गए। और हमारे दल के नेता अगर लालू यादव जी से हाथ मिला लिए तो वो बहुत बड़ा गलत हो गया। क्यों? नीतीश जी का इतिहास रहा है, उन्होंने तो कभी, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है, वो मुख्यमंत्री होंगे और कानून का राज होगा। अब भी इतना दिन हो गया गठबंधन का,
कौन सा दंगा हो गया है बिहार में? और राज्य की अपेक्षा बिहार हमारा शांति और भाईचारा का प्रतीक रहा है। चलिए, सबसे आप दोनों से मेरा एक सवाल कर लेते हैं कि राजनीतिक जो कमेंट होते हैं, लोग मुद्दे से भटक गए हैं। बिल्कुल, बयान भी अजीत दे रहे हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कॉलर को ले लेते हैं। विनय सिंह जी हैं, 1 नंबर कॉलोनी से जी। विनय सिंह जी। हेलो जी विनय सिंह जी, पहले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम मुझे आपने मौका दिया कि मैं अपने यहाँ के एज ए वोटर जनप्रतिनिधि से बात कर सकूँ। जी बिल्कुल। मैं अपना प्रश्न आरंभ करूँ? जी जी कीजिए, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा पहला सवाल यही है कि कटिहार रेलवे स्टेशन एक समय में भारत के मानचित्र पर यह बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था। हेलो जी जी, सवाल कीजिए, पूरा कीजिए सवाल जल्दी। हाँ, जंक्शन हुआ करता था, लेकिन इधर विगत कुछ वर्षों से यह स्टेशन रोड साइड स्टेशन बनते रह गया। यहाँ से चलने वाली बहुत सारी गाड़ियों का और जो है, जैसे नालंदा एक्सप्रेस को अलीपुरद्वार कर दिया गया, कैपिटल एक्सप्रेस को कामाख्या और एनजेपी तक एक्सटेंड कर दिया गया। शुरू में वैशाली यहाँ से चलती थी, उसको फिर बरौनी कर दिया गया। तो हमारा यह सवाल है कि आज के दिन में जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के वो भी हों, तो क्या पुरानी गरिमा का, रेलवे की जो पुरानी गरिमा है कटिहार का, उसको वापस लाने का काम करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, वर्ष 2008 में जो भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ आई थी कोसी में, और कटिहार से सहरसा जो लोग 3 घंटे में लोग जाते थे, 2015 खत्म होकर 16 होने जा रहा है। तो कटिहार से बनमनखी जी, बाढ़ की समस्या कब खत्म होगी? हाँ, चलिए धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने आपके से जो कटिहार की गरिमा रही है, कैपिटल एक्सप्रेस, नालंदा एक्सप्रेस, जो भी कटिहार में अब नहीं रही, तो इसके लिए यहाँ के जो वर्तमान उस टाइम के जो तत्कालीन सांसद थे श्री निखिल कुमार चौधरी जी, 99 से लेकर के 2014 तक, और इसी कार्यकाल में सारा कटिहार का जितना चीज था, कटिहार की पहचान थी रेल से, वो हो गई। हमारे यहाँ दिया सलाई था, हमारे यहाँ 2 जूट मिल था, हमारे यहाँ औद्योगिक नगरी थी, इसकी सारी पहचान खत्म हो गई। इसके लिए 15 साल तक जो श्री निखिल कुमार चौधरी जी यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने न पार्लियामेंट में या जब उनकी सरकार थी उसमें कभी कोई कटिहार पर ध्यान नहीं दिया। सारी ट्रेन आराम से यहाँ से चली गई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तारिक अनवर ने ही कैपिटल चलाया था, तारिक अनवर ने ही महानंदा चलवाया था, तारिक अनवर ने ही अमरपाली को लाया था, तारिक अनवर ने ही और पीट लाइन वगैरह बनवाया था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमको समय रहते हम ये सारा काम, और कटिहार की अस्मिता, कटिहार की पहचान के सेवक के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उससे हम लोग 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। तारिक अनवर ये सारी गरिमा को लाने का काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक सवाल आपको हम यहाँ से भी जोड़ दें कि इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उसे भी प्रस्ताव लाया गया है कि कटिहार से हटाकर जोगबनी से खोली जाए। हम मालूम है, लेकिन रेलवे बोर्ड को हम लोगों ने एतराज दर्ज करा दिया है। रेलवे बोर्ड को कह दिया कि ये कटिहार की ट्रेन है, कटिहार से चलेगी, अगर आप वहाँ से ले गए तो ये ट्रेन को हम कटिहार से आगे नहीं जाने देंगे, ये यही रहेगी, ये हम लोगों ने कहा है। अब्दुल गफार जी कॉलर और आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल गफार जी, सबसे पहले आपको इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल मीना जी, सीमा जी से है। जी जी। कि जिस मुकेश सहनी के बलबूते श्री विजय कुमार सिंह जी को जदयू का टिकट प्राप्त हुआ, आज वो एनडीए के पक्ष में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनका क्या मतलब नैतिक दायित्व रह जाता है कि वो जो है फिर जदयू के प्रत्याशी बने हुए हैं, जबकि इनके आइडिया जो है वो मुकेश सहनी जी है। फिर उन पर कैसे विश्वास किया जाए? ये विजय जी की अपनी आस्था है। इंसान कोई इंसान को खरीद नहीं लेता है। मैं आज भले ही जदयू में हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी
अपनी कोई विचार नहीं रखती हूँ। ये विजय जी की अपनी विचार थे कि उन्हें मुकेश सहनी जी के कोटे से भले टिकट मिल गई, लेकिन बाद में मुकेश सहनी, वही मैंने कहा ना, परिस्थितियाँ, मुकेश सहनी जी जदयू के साथ थे लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो अब वो अच्छे आदमी बन गए। वो तो पारस हैं, नरेंद्र मोदी तो पारस हैं, जो जाएंगे वहाँ अच्छे हो जाएंगे। तो वही बात है, मेरा यही कहना है कि ये विजय जी की अपनी आस्था है कि नहीं, मैं जहाँ से मुझे टिकट मिला, लेकिन मिला तो जदयू से ही ना, तो मेरी नीतीश जी के प्रति उनकी आस्था थी, क्योंकि वो मेयर भी रहे हैं, नगर विकास के मामले में बहुत बिहार सरकार ने बहुत सारा पैसा भी दिया है, तो उनकी अपनी आस्था थी और इसलिए वो वहीं रहे। जी, एक कॉल और हमारे साथ जुड़ गए हैं शरीफगंज से रिजवान जी। जी रिजवान जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रिजवान जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी रिजवान जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है जी हेलो जी जी, सवाल पूछिए। इन्होंने जो उम्मीदवार खड़ा किया राम प्रकाश महतो को, जी अभी कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि एक लड़के ने कॉल किया था कि कटिहार में विकास नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने कहा 17 महीने से इन्होंने बीजेपी की सरकार है, इसलिए सारीकन विकास नहीं कर पा रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके जो उम्मीदवार राम प्रकाश महतो जी अगर जीत जाते हैं कटिहार से, तो केंद्र में बीजेपी या जदयू की सरकार होगी, तो ये कैसे विकास करेंगे? ये जो चलिए, इनका सवाल ये है कि केंद्र में बीजेपी और राज्य में अगर किसी भी दल का सरकार बनती है तो कैसे विकास करेंगे राम प्रकाश महतो? आप गफ्फार जी, आपको मालूम होना चाहिए कि राम प्रकाश महतो की जो शख्सियत है, जो काम करने की क्षमता है, एक विधायक रहते हुए भी वो कटिहार के हक और हकूक की हकमारी नहीं होने देंगे। कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री हो जाए, राम प्रकाश महतो कटिहार की जनता का हकमारी नहीं होने देंगे। वो लाएंगे, और पहले भी जब थे वो सिर्फ विधायक थे तो कटिहार में बहुत काम लाया, कृषि विभाग से लाया, मार्केटिंग बोर्ड से लाया, PWD से लाया, REO से लाया, NRP से लाया, बहुत काम कराया कटिहार में राम प्रकाश जी ने। राम प्रकाश महतो में वो क्षमता है कि वो एक विधायक रह के भी मुख्यमंत्री से बिहार सरकार से कटिहार की जनता का हक ला करके कटिहार के लोगों को देंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, श्रेष्ठ तिवारी जी हैं मिर्चाई बारी से। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। जी श्रेष्ठ जी। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल सीमा पुरवे जी से है। जी, नीतीश जी के ट्वीट किए थे नरेंद्र मोदी जी को जी कि हमें बिहार वासियों को पुराने दिन वापस लौटा दें। जी, मैं सीमा पुरवे जी से एग्जैक्ट आंसर चाहता हूँ कि वो कौन से पुराने दिन के बारे में बात कर रहे थे? लालू जी के जंगल राज के बारे में कि बीजेपी गठबंधन के सरकार के बारे में, जदयू बीजेपी गठबंधन के सरकार के बारे में? जी, देखिए ये तो सवाल, देखिए ये सवाल से ही झलकता है कि वो कौन से दिन के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि मोदी जी जब लोकसभा चुनाव में बिहार आए थे तो लाखों वादे जनता से किए, जो अब जुमला करार दे रहे हैं, और जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। उसने कहा था कि हम अगर जीत के आएंगे, तो एक प्रचार सी चल गई थी, अच्छे दिन आएंगे। उस विषय पर ही नीतीश जी ने पलटवार किया है कि अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हमारे जो पुराने दिन थे, यानी हम दाल भात सब्जी जो खाते थे, उस पर भी आफत हो गई। आज सबको पता है कि दाल की क्या स्थिति है, प्याज की क्या स्थिति है। इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है, और इस मामले में नीतीश जी बोल रहे हैं, ये तो सवाल से ही झलकता है कि हमारे जो दिन थे वो ही लौटा दीजिए तो बहुत है। आपने जो वादे किए थे कि हर युवक के पास में 15 लाख रुपया चला जाएगा, 15 लाख क्या 15,000 भी नहीं आए। तो जो हमारे वो दिन थे वो तो दे दीजिए। ये तो मतलब महंगाई इस तरह से कमर तोड़ रही है कि बिहार की जनता त्राहिमाम है। कहने का तथ्य ये है कि महंगाई को लेकर अपना ट्वीट जाहिर जी किया था। बिल्कुल जी, आप दोनों से मेरा हम ये सवाल करना चाह रहे थे कि जो राजनीतिक में जो बदलाव आया है, लोग मुद्दा से भटककर दूसरी तरफ बयान दे रहे हैं।
जो मुद्दा है, मूलभूत मुद्दा है, वो छोड़ गए। देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, देखिए कोई भी देश का जो कोई प्रतिनिधि बनता है तो उन्हें अपने व्यवहार, आचार, स्वभाव, मुंह का जो भी वो सेंटेंस निकालते हैं उस पर उन्हें ध्यान देना। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने स्तर को इस तरह गिरा दिए हैं, और जब प्रधानमंत्री होकर वो किसी राज्य में जाते हैं और वहां के मुख्यमंत्री का डीएनए खराब बता सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि राजनीति की स्तर कहां जा रही है और इसका जिम्मेवार कौन है। एक कॉलर आ गए हमारे साथ, मोहम्मद कमाल खान जी हैं चौधरी मोहल्ला से। कमाल जी, कमाल जी, पहले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि विजय सिंह जो जदयू के प्रत्याशी हैं, पूर्व में आरएसएस के मेंबर रहे हुए हैं, और मेरे पास 2 फोटो इनका आज एक आदमी दे के गया है, जिसमें कि ये देवेंद्र फडणवीस वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और ये भाजपा के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, ये वेंकैया नायडू जी के साथ में गुफ्तगू करते हुए इनको दिखाया गया है। तो क्या इस विषय में मैडम ये स्पष्ट करेंगे कि क्या इसका अर्थ क्या होता है? क्या ये जीतने के बाद पुनः बीजेपी में ही नहीं चले जाएंगे? इनके मित्र जो इनके गुरु महाराज हैं मुकेश सहनी जी, वो आज बीजेपी में हैं, तो गुरु महाराज के चरण चिन्हों पर, चरण कमल पर चलने के लिए ये हो सकता है कि बीजेपी में चले जाएं। इस पर आप अपना प्रकाश डालें। जवाब दे दीजिए इनका। आरएसएस के मेंबर रह चुके हैं, ऐसा उनका जवाब था। सही बात है। देखिए मैंने पहले भी कहा, मेरा मानना है और मेरे पार्टी के कुछ ऐसे संस्कार भी हैं, मत में भेद होना चाहिए, व्यक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। अभी मुन्ना जी बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बाहर होकर इनसे बात नहीं कर सकते हैं। ये भी एक जनप्रतिनिधि है, हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं। हो सकता है कि कल दिन मुझे इसकी जरूरत पड़े, इन्हें मेरी जरूरत पड़े, और हम दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ये मत का भेद है, राजनीति है। आप भी पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं, हम भी पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं। हो सकता है विजय सिंह जी का उनसे कोई बात हो गई हो। आज ऐसा है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सुशील मोदी जी अगर किसी मंच पर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई राजनीति में। तो चलिए, इस तरह का कहीं कोई कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, लवली सिंह जी हैं। जी लवली सिंह जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल सीमा जी से है। जी मैं अपना सवाल करूं? जी सवाल पूछिए अपना। जी, नीतीश ने शिक्षा के मामले में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, ये हम सभी मानते हैं, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि उनकी सरकार में इतना भेदभाव क्यों? मेरा मतलब है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सत्ता में थे तो उन्होंने इंटर फर्स्ट डिवीजन करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन क्या हुआ उस घोषणा का? क्या हुआ उस वादे का? अब वह राशि 15,000 रुपए पे अटक गई है। साथ ही साथ वो अल्पसंख्यकों को ही मिल रही है। क्या हम सामान्य जाति की लड़कियों को गरीब नहीं होती? क्या हमें स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं होती? और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को ये प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिलती? वो भी तो बराबरी के हिस्सेदार होते हैं, वे भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना हम लड़कियां करती है। तो आप मुझे बताइए कि हम नव मतदाता आपको क्यों वोट दें? आप मुझे बताइए। चलिए, बहुत बड़ा सवाल कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, पहली महिला हैं आप जिसने सवाल किए। देखिए जहाँ तक बात है, ये क्या सवाल के जो उनका कहना ये था कि जी प्रोत्साहन राशि जो मिल रही थी वो 25,000 मिल रही थी, अब 15,000। नहीं, देखिए साइकिल योजना भी पहले छात्राएं से शुरू हुई थी, साइकिल योजना भी पहले छात्राएं से शुरू हुई थी, लेकिन बाद अब लड़कों को भी साइकिल मिल रहा है, लड़कों को भी। मेरा मानना है धीरे धीरे काम पटरी पे आ रही है। अब लड़कों को जैसे मैट्रिक पास करने पे लड़कियों को पैसा मिलती थी, अब लड़कों को भी मिलने लगी है, लड़कों को भी अब पैसे मिलने लगे हैं। तो उसी तरह से ये छात्रवृत्ति योजना जो है, इन्हें शायद 15,000 रुपए या जो भी है 20,000 35,000 तक गए हैं, वो लड़कों को भी मिल रही है। लड़के जो IIT करने बाहर गए हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, उन्हें मिली है ये राशि। उन्हें, मेरे ही रिलेशन में बहुत ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन आप जानकारी ले लीजिए, लड़कों को भी लाभ मिल रही है, लड़के भी
लेकिन 30,000 35,000 रुपया भेदभाव उठाए हैं। आप इस पे देखिए comment लड़कियों को इसमें आगे ऐसा है जी कि इसमें सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलना चाहिए था, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो या अत्यंत पिछड़ा हो, क्योंकि अगर ये सबको एक समान नहीं किया जाएगा तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उस छात्र छात्राओं में हीन भावना होगी, उसका मनोबल टूटेगा, वो प्रतिभावान बच्चे जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं वो उससे वंचित रह जाएंगे, हमारे देश को भी राष्ट्र को भी नुकसान होगा। नहीं तो इसलिए नीतीश जी ने ये सबको घोषणा मिलना कर दी है, चाहिए। नीतीश सबको जी मिलना चाहिए। ने नीतीश जी ने ये घोषणा कर दी सबको मिलना है चाहिए। कि आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अगर कोई सामान्य जाति का भी अगर उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, 30,000 से कम की उनकी आमदनी है तो उन्हें भी मिलेगी। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अरुण टाइगर जी। जी अरुण टाइगर जी, अपना सवाल पूछिए अपना। हाँ, हमें सीमा बहन से पूछना जी कि आप विजय सिंह का परिचर्चा कर रहे हैं, लेकिन विजय सिंह जी लालू जी के साथ, लालू जी हिंदुओं को गरियाने का काम करते हैं, हमने पेपर का कटिंग भी रखा है, आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहा, लेकिन इसका प्रूफ है। दूसरी बात, नीतीश जी अपने बात से मुकरने में बहुत आगे, जिनके तहत वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री 11 मंत्रियों को गिराने का काम किया था। क्यों किया था? जनता से पूछकर मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन जनता से बगैर पूछे सरकार कैसे गिरा दिए? हम इस सवाल को जोड़ना चाहते। नहीं समझ पा रहे हैं हम सवाल नहीं समझ में आया। सबसे पहले उनका ये सवाल था कि आपने इस बारे में कहा कि लालू जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका पेपर के पास उनके पास कटिंग है। कहा था, लेकिन कहने का अंदाज वैसा नहीं था, क्योंकि वो कॉमेडियन लहजे में हर बात को बोलते हैं तो उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला, लेकिन उनका कहने का अंदाज नहीं था ऐसा। और उन्होंने बाद में इस पर अपनी सफाई भी दी है। बेवजह बीजेपी वाले इसे तूल दे रहे हैं, बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है तो आए दिन कुछ न कुछ मुद्दा बना के घूम रहे हैं। कभी गौमांस, तो ये मतलब विकास से हटकर उल्टा अभी अब जैसे आरक्षण वाले मुद्दे को लेके बैठे हैं, मतलब विकास का कोई लेना देना नहीं है, कुछ से कुछ वो बोल रहे हैं। ऐसा है कि ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। लालू जी को भी कोई हक नहीं है कि किसी समाज के भावना को ठेस पहुंचावे। ये सब विकास की बात कीजिए ना, विकास पर चुनाव लड़िए ना। हम लोग चाहते हैं कि विकास पर चुनाव हो। जातवाद, धर्मवाद और ये मीट वो मीट, ये सब बेकार की बातें हैं, इस पर नहीं होनी चाहिए। हमको कटिहार का विकास चाहिए, बिहार का विकास चाहिए। बिहार के विकास पर आपकी क्या सोच है, आपका क्या विजन है, आप क्या करेंगे बिहार को? मैं सहमत हूँ इस बात से कि विकास पे काम होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वो बोल गए एक वार्ड, उनके मुंह से कॉमेडियन लहजे में कुछ वैसा बोल गए, लेकिन इसे तूल बीजेपी वाले ने कुछ इस कदर दे दिया है हमारे साथ कि मोहम्मद तारिक साहब। जी तारिक साहब, कहिए अपना सवाल पूछिए। जी फैज साहब से बात हो रही है? जी फैज आलम साहब बोल रहे हैं? जी सवाल पूछिए अपना। फैज आलम मुन्ना जी हैं बैठे हुए हमारे साथ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बोलिए आगे। जी फैज साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि आज से 17-18 साल पहले तारिक साहब जब एमपी थे तो एफसीआई के नाम से जमीन खरीदा गया था गोरगा में। आवाज मेरी सुन रहे हैं? जी सवाल पूरा कीजिए आप बोलिए। जी, लेकिन उसके बाद 17-18 साल के बाद वो मंत्री बनते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, कृषि मंत्री बनते हैं और वो जमीन उसी तरह खाली रहती है, बाउंड्री वाल करा के जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है। तो आज हम लोग किस बुनियाद पर, और एमपी बनने के बाद भी हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो किस बुनियाद पर हम लोग जो है कि तारिक अनवर साहब को वोट करें या उनको अपना नेता माने? चलिए, बहुत बड़ा सवाल। ऐसा है अनवर साहब कि 1996 में तारिक अनवर एमपी थे और भारत के फूड मिनिस्टर थे देवेंद्र प्रसाद यादव। उनको ला करके उन्होंने एफसीआई भारतीय खदान निगम की जमीन का बाउंड्री वाल के शिलान्यास का करवाया था काम। राज्य सरकार को जमीन देना था, राज्य सरकार ने जमीन दी, तारिक अनवर ने शिलान्यास करवाया। लेकिन जब यहाँ सांसद बदल गए, वो सरकार देवेंद्र प्रसाद यादव की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली। जब दूसरी सरकार आई, उस सरकार में
हमारे यहाँ से एमपी हो गए श्री निखिल कुमार चौधरी, और उनको कोई मतलब नहीं रहा। बाद में वो जमीन आज भी पड़ती है और भारतीय खदान निगम ने लिख करके दे दिया है कि अब मुझे इस जमीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25,000 मैट्रिक टन का वो वहाँ पर एफसीआई गोदाम बनना था और उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता। ये तारिक अनवर की सोच थी, लेकिन वो बाद में चली गई दूसरे जगह और दूसरे जगह बन गई, और भू अर्जन विभाग और भारतीय खदान निगम ने उस जमीन को बिहार सरकार को वापस कर दिया। चलिए आपसे भी सवाल पूछते हैं, इसी पर पहल क्यों नहीं हुई? क्या चीज़ सवाल फिर से पूछिए। जी उनका ये सवाल था कि जो खाद्यान्न एफसीआई गोदाम बनना था वहाँ, वो नहीं बन पाया। जी उनका सवाल राम प्रकाश महतो जी से था कि जो उन्होंने उस जमीन के जो खरीद जिस राज्य सरकार की जिस इशू से खरीदा गया था उस पर काम क्यों नहीं हुई, ये उनका सवाल उनसे था, वो जवाब दे दिए। तो चलिए सबसे पहले आप दोनों से ये सवाल कर लेते हैं कि जो मुद्दा जैसे बात कर रहे थे हम लोग, मुद्दा से लोग भटक गए हैं, आप उनका जवाब दे रही थी। जी। मैं वही बता रही हूँ कि किसी भी देश का जब प्रधानमंत्री का ही भाषा स्तर गिर जाए, आज सब लोग इस बात को मानते हैं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है कि वो कहीं किसी राज्य के मतलब चुनाव में आते हैं, प्रचार के लिए आते हैं और उस राज्य के मुख्यमंत्री के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। तो वहाँ की जो पब्लिक है, मुख्यमंत्री भी तो उन्हें पब्लिक ने ही बनाया है। जैसे प्रधानमंत्री आप बने हैं वैसे मुख्यमंत्री जी भी वो चुन के ही आए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन गए। तो वहाँ जब आप हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उन पर जब आप सवाल किए तो स्वाभाविक है कि आप पूरे बिहार को गाली दे रहे हैं। जी सुनील जी हमारे साथ हैं कॉलर पे। जी सुनील जी। मेरा इनकी पार्टी से सवाल था कि इससे सवाल किया गया था कि तारिक अनवर सांसद रहते हुए कटिहार के विकास के बारे में कि वो हमारे यहाँ पे राज्य में केंद्र सरकार में जो पार्टी नहीं सरकार नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर राज्य सरकार में अगर मैं जिता दूँ तो क्या कर पाएंगे जब केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार में जब सरकार नहीं रहेंगे तो? ऐसा तो जी उनका सवाल ये है कि केंद्र में जब आपकी सरकार नहीं है तो विकास कैसे करेंगे? नहीं, विकास तो हम करेंगे, विकास हम करेंगे। विकास के नाम पर ही कटिहार की जनता ने हमको चुना है, क्योंकि पहले जो सांसद थे वो विनाश कर दिए कटिहार का। कटिहार की जनता तारिक अनवर को विकास के नाम पर ही चुनती है। कटिहार की जनता विकास के नाम पर चुनी है और उनके सारे कामों को हम लोग अंजाम देंगे, ये आप निश्चित मान के चलिए। हम लोग हवाबाजी करके, जुमलेबाजी करके, लोगों को बड़गला के, सपना दिखा के वोट नहीं लेने वाले हैं। आप राम प्रकाश महतो की क्षमता को, कार्य कुशलता को, उनके प्रतिभा को, उनके योग्यता को जानते हैं। वो अगर बनेंगे कटिहार से आपके आशीर्वाद से तो कटिहार चौमुखी विकास करेगा, ये मेरा दावा है। चलिए पंकज जी हमारे साथ कॉलर पे जुड़ गए हैं। पंकज जी रामपाड़ा से। जी पंकज जी अपना सवाल पूछे। मेरा सवाल है विजय सिंह से कि पूरे नगर निगम का जो भी फंड आया उस पे इन्होंने पूरे शहर में बिजली के खंभे लगवा दिए, बत्ती की व्यवस्था करवा दी और सारा फंड खर्च कर दिया, लेकिन कहीं भी जो बल्ब जलता या रोशनी मिलती ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। वो अपने पद की गरिमा को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, मेयर के पद की गरिमा को, तो क्या वो विधायक के पद की गरिमा को निभा पाएंगे? और आज एक आम आदमी को अगर जरूरी पड़ता है रात बिरात तो 8 बजे रात के बाद मिलते नहीं और सुबह 10 बजे से पहले दिखते नहीं। देखिए ये मेयर के रूप में ये उनसे सवाल कर रहे हैं, यहाँ वो मैं मान रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो ये बात बोली कि बिजली कहीं दिखती नहीं है, क्या आप लोग भी घूमते हैं, क्या आपको वेपर लाइट और बल्ब नहीं दिख रहा है? ओवर ब्रिज पर यहाँ से वहाँ तक पूरी लाइट जलती है, उस साइड भी आप चले जाइए, पानी टंकी चौक तरफ भी पूरी लाइट की व्यवस्था है, वार्ड में पूरे वेपर लाइट जल रही है, कहाँ लाइट नहीं जल रही है? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और जहाँ तक बात है कि मेयर के रूप में, तो मेयर एक देखिए, एक वार्ड पार्षद भी अपने वार्ड के सभी जनता को खुश नहीं रख सकता है, तो वो मेयर है। 45 वार्ड की जिम्मेवारी उनकी है, कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटि होगी ही। ये जो कहिएगा कि वो सबको खुश कर पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो उनका सवाल है कि बिजली तो हर जगह दिख रही है, चकाचक लगती है रोडें, ऐसा कहीं नहीं है कि पूरा अंधकार में डूबा हुआ है। वो जगह का नाम बताए कहाँ उन्हें दिक्कत हो रही है? रामपाड़ा की बात कर रहे थे वो, रामपाड़ा में भी बिजली हो सकता है कि कहीं कुछ खराब हो गया हो। और बात करती हूँ मेरा करण जी, मेयर रहते
आप हाई कोर्ट का ये रिट याचिका दायर हुई थी कि न्यू मार्केट की रोड का इंक्रोचमेंट हटाया जाए। आम जनता को काफ़ी कठिनाई होती है, जब सुबह में स्कूल की बसें जाती हैं न्यू मार्केट में जाम लग जाता है। ये मेयर की जवाबदेही थी कि कटिहार की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे। आप इस शहर के फर्स्ट सिटीजन हैं। देखिए ये जवाबदेही सांसद की भी है, विधायक की भी है, मेयर की भी है। ये सिंगल आप मेयर पर मत फेंकिए। आपके सांसद महोदय ने क्या किया? आप में काम करने की क्षमता नहीं है, नहीं। आप में जो एबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। आप नहीं काम कर सकते हैं। आप सो के समय गिनाते हैं। आप वही काम करते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा नजर आता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई। ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई। जो भी जन देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि है, मेरा मानना है, जो भी नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि है, मेरा मानना है, जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, 1 मिनट भैया, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, हर किसी की जिम्मेवारी बनती है। ये अपना पल्ला झाड़ लेना कि ये सिर्फ मेयर की है, ये गलत नहीं। सांसद भी इस पे पहल कर सकते हैं। आपके सांसद महोदय ने इस पे क्या पहल किया? कि इनको करना चाहिए था, करना चाहिए था। ये सभी प्रतिनिधि की ये जिम्मेवारी। आप कटिहार में जो विधायक जी को भी करना चाहिए था। कभी इन्होंने पुलिस प्रशासन से, एसपी डीएम से बैठ करके इस पर कभी मंत्रणा नहीं की। कटिहार में बहुत बड़ी जाम की समस्या है। इसकी पहल सांसद महोदय भी कर सकते थे। मैं आपको बता देता हूं कि कटिहार विधायक जी भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया। और यहाँ के अभी जो वर्तमान सांसद हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गौशाला फ्लाईओवर और भगवान चाय फ्लाईओवर दोनों का सारा चीज करा चुके हैं और बहुत जल्दी वहाँ फ्लाईओवर बनेगा। ये नगर विकास मंत्री जी ने पहले ही दिए। ये तो नीतीश जी के नगर विकास से एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ के सांसद यहाँ कम, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं। ऐसा है कि वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, वो अपने पार्टी के बिहार के मालिक हैं। 40 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और वही स्टार प्रचारक हैं। उनको सब जगह जाना पड़ता है, हर जगह जाना पड़ता है। और कटिहार जब वो यहाँ से सांसद थे तब, सांसद नहीं रहते हैं तब कटिहार आते जाते रहते हैं। कटिहार की आम जनता की समस्या को सुनते हैं। दिल्ली आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम है, तारीख अनवर खड़ा मिलेगा। चलिए मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और कटिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और कटिहार की जनता से मेरा आग्रह है कि एक बार हमें मौका दें। आग्रह होगा कि इस चुनाव में जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में मतदान कीजिएगा, ताकि हम सब मिलकर एक नए बिहार और विकसित कटिहार का निर्माण कर सके। धन्यवाद। केबीसी की खास पेशकश, नेता मांगे वोट।